चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला टॉपिक है दैट इज IAS 38। इनटेंजिबल एसेट्स। सो टॉपिक जो स्टार्ट होता है जी इनटेंजिबल एसेट्स का, ये बिल्कुल सेम टॉपिक है। काफ़ी हद तक जो हमने I16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्कस किया था। जो स्टूडेंट पिछली बार अटेम्प्ट किया था, उन्होंने FR का पेपर फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने इंटेंजिबल एसेट का जो चैप्टर है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे दोबारा से कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर। इसकी एग्जाम वेटेज की जब हमने बात की थी कल, तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि इसमें से या तो एक क्वेश्चन आएगा तकरीबन 8 नंबर का, 9 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगर ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो फिर इसके डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस टेस्ट होंगे, या फिर इंटेंजिबल का आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है तो ये उसी तरीके से आता है जैसा वो I16 का आपके पास आया करता था FAR के अंदर, जिसमें आपको नोट टू द अकाउंट्स या एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए कहा जाता था। तो हम दोनों तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक में है क्या, हमेशा जब भी हम किसी भी एसेट रिलेटेड स्टैंडर्ड को पढ़ते हैं तो क्या सीक्वेंस होता है हमारे पास स्टैंडर्ड को पढ़ने का। जो भी हमारे पास एसेट रिलेटेड स्टैंडर्ड होगा उसको पढ़ने के लिए हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्कोप, कि इस स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन से आइटम्स को हमने डिस्कस करना है, क्या क्या फॉल करता है। सेकंड नंबर के ऊपर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रिकग्निशन क्राइटेरिया। अच्छा, ये जो स्कोप या रिकग्निशन क्राइटेरिया है, ये नॉर्मली आपके पास MCQs में पूछे जा रहे होते हैं। आपके पास जो MCQs बन के आ रहे होते हैं वो इन डेफिनेशन से, यहाँ से वो आपका कंसेप्ट उठाता है और वो MCQs में पूछ रहा होता है। थर्ड नंबर के ऊपर आ जाएगी उसकी इनिशियल मेजरमेंट, फिर आएगी आपकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, उसके बाद फिर आती है आपके पास डी रिकग्निशन, और लास्ट में आपके पास आएगी डिस्क्लोजर्स। ये जो पूरा टॉपिक है, अगर हम इसको IAS16 से कंपेयर करूं, जो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ा था, इसके डिस्क्लोजर्स वही हैं ऑलमोस्ट जो हमारे पास IAS16 के थे। डी रिकग्निशन एग्जैक्टली वही वैसे ही करेंगे जैसे हमने IAS16 में की थी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉपी पेस्ट, वही कॉस्ट मॉडल है, वही रिवैल्यूएशन मॉडल है, उसी तरीके से रिवैल्यूएशन होगी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके आए थे। हाँ, चेंज जो आएगा वो आएगा इनिशियल मेजरमेंट में मोड ऑफ एक्विजिशन के अंदर, क्योंकि I16 में हमने कहा था कि कोई भी टेंजिबल एसेट है तो उसका मोड ऑफ एक्विजिशन क्या है, या तो वो परचेज एसेट होगा, या कंस्ट्रक्टेड होगा, या फिर वो कौन सा एसेट होगा, एक्सचेंज। यहां पे हम बात करेंगे दोबारा से परचेज की भी बात कर लेंगे, वो सेम है। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड एसेट के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है इंटरनली जनरेटेड, उसके कुछ रूल्स डिफरेंट है, वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर आपका किसी दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर कर लिया है, जैसे वारिद को एक्वायर किया था जैज ने, अभी आई गेस टेलीनॉर को एक्वायर कर रहे हैं यूफोन। तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो उसके सारे एसेट्स भी तो उसके हो रहे हैं। अब जब सारे एसेट उसके हो रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उसके जो भी एसेट्स जिसमें नॉन करंट एसेट्स हूं या करंट हूं, और नॉन करंट में चाहे टेंजिबल एसेट हूं चाहे इनटेंजिबल एसेट हूं, वो सारे एसेट किसको मिल रहे हैं, उस दूसरी कंपनी को मिल रहे हैं। अब क्या उसके लिए कोई सेपरेट प्राइस पे की गई है,
उसके लिए कोई सेपरेट प्राइस तो पे नहीं की गई ना। तो अब उसको वैल्यू कैसे करेंगे, उनके अंदर जो इंडिविजुअल टेंजिबल आइटम्स हैं उनको वैल्यू कैसे करना है, और यहां से फिर गुडविल की वैल्यू भी निकलती है। तो उसको हम इंशाल्लाह अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स की, तो हमने दो चीजें यहां पे डिस्कस की थी। सबसे पहले हमने कहा एसेट्स, इनको फर्दर कैटेगराइज करेंगे दो तरह से, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। हाँ जी, बताएंगे टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? एनीवन? मॉनेटरी वैल्यू होती है, आपने लाइसेंस लिया तो मुफ्त में मिल गया, सॉफ्टवेयर खरीदा मुफ्त में मिलेगा। मॉनेटरी वैल्यू, हम तो अकाउंटिंग में हर उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है ना, कुछ और। सबसे कॉमन फिजिकल सब्सटेंस, जिस चीज को आप अपनी ज़ाहिरी आंख से देख सकते हो। ये आपके पास पानी की बोतल है, इसको मैं देख सकता हूँ, इसको मैं टच कर सकता हूँ, इसको मैं महसूस कर सकता हूँ। मेरे सामने ये स्क्रीन लगी हुई है, ये चेयर पड़ी हुई है, मल्टीमीडिया लगा हुआ है, एसी है, बिल्डिंग है, ये सारे कौन से एसेट्स हैं? ये टेंजिबल एसेट्स हैं। लेकिन इस क्लास को कंडक्ट करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। वो जो सॉफ्टवेयर है वो एक इनटेंजिबल एसेट है। कुछ लाइसेंसेस परचेज किए हुए हमने, वो इनटेंजिबल एसेट्स है, जो हमें अपनी ज़ाहिरी आंख से नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उनसे बेनिफिट उठा रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ऐसे एसिड्स जिनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, जो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है। एक कॉमन आपके माइंड में आता है कि वो एसिड जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, नो फिजिकल फॉर्म, उनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ये तो एक सादा सी मिसाल होगी। लेकिन अब जब हम इसको डिस्कस करेंगे IS 38 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इंटेंजिबल एसेट किसको कहता है, ये यहां पे कौन से इंटेंजिबल एसेट कैटेगराइज होंगे, रिकॉग्नाइज किए जाएंगे हमारी बुक्स के अंदर। तो यहां पे सबसे पहले अगर हम स्कोप की बात कर ले, तो IS 38 जिस इंटेंजिबल एसेट के ऊपर बात करता है वो कहता है जी इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर 3 फीचर्स होने चाहिए, तो उसको मैं इनटेंजिबल एसेट मानूंगा। सिर्फ विदाउट फिजिकल सब्सटेंस वाले को हम IS 38 में एसेट नहीं बोल देंगे। 3 फीचर्स कौन से हैं? वो कहता है जी इनटेंजिबल एसेट के लिए सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। एक एसिड सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होगा तो हम उसे कहेंगे कि ये इंटेंजिबल एसेट है। अच्छा, अब ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल क्यों होना है, इसके ऊपर हमने छोटी सी एक बहस करनी है, अभी इसको डिस्कस करेंगे डिफरेंट एग्जांपल के साथ कि फलां चीज में सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, फलां चीज में सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है। अब क्या करें, तो इसको भी मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूं आगे चल के। तो इंटेंजिबल एसेट की कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एसेट होना चाहिए, जिसको आप इंटेंजिबल एसेट कहने जा रहे हो। सादा सी छोटी सी मिसाल दे देता हूं, आईपैड है, ये आईपैड हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। मैंने आईपैड खरीदा है या मैंने इसका iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो खरीदा है। लेकिन पर्पस क्या था, क्या आईपैड को अलग से कैटेगराइज करूं अपने पास अंडर IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अलग से करूं, या इस सबको एज अ होल इकट्ठा रिकॉर्ड करूं? अब दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करने का मतलब है कि मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अलग रिकॉर्ड करूं और IS 38 इंटेंजिबल एसेट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को अलग से रिकॉर्ड करूं। अब मैं इसको अलग से तब रिकॉर्ड कर सकता हूं जब ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? नहीं, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब है कि मैं उस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को यहां से निकाल के किसी और आईपैड में डाल सकता हूं, उसको निकालकर बेच सकता हूं, उसको निकालकर मैं
रेंट आउट कर सकता हूं, किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे सकता हूं। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इस आईपैड से इसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मैं निकालूं और उसको बेच दूं, आईपैड ना बेचूं? नहीं। तो ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल ही है ही नहीं, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्टिव इस आईपैड एज अ होल को लेकर आना था, उसके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को परचेज करना नहीं था। मिसाल के तौर पे मैं एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो परचेज करता हूं। अब वो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, उसको सॉफ्टवेयर को मैं निकाल के इस सिस्टम में डाउनलोड करूं, यहां पे बैठ के काम करूं। ऑब्वियस बात है मुझे उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कोई हार्डवेयर तो चाहिए, लेकिन वो हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि सिर्फ इसी हार्डवेयर के अंदर बिल्ट इन होगा। वो उसको मैं चाहूं तो इस सिस्टम में इंस्टॉल करके यहां से मैं बैठ के अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करूं, इस सिस्टम से निकालूं, किसी और सिस्टम में इंस्टॉल कर दूं, उसको चाहूं तो मैं किसी और को इस्तेमाल करने के लिए दे दूं। तो इसका मतलब है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल था, उसको मैं एज ए इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करता। अब इसके ऊपर डिटेल में मजीद जाते हैं। इसकी मोबाइल फोन भी तो आप लेते हो, ये जो मोबाइल फोन है क्या आपका सॉफ्टवेयर के बगैर चल जाता है? तो आप अपनी बुक्स में एज अ मोबाइल फोन इसको रिकॉर्ड करोगे या एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करोगे? तो वो डिपेंड करता है कि आपका इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है तो सेपरेट रिकॉर्ड करो, नहीं है तो एज अ होल। पर्पस क्या था? पर्पस हमारा एक हार्डवेयर मोबाइल का था, हमने मोबाइल परचेज किया तो फिर उसको i16 के अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कंडीशंस अभी हम डिस्कस करते हैं। सो पहली कंडीशन क्या थी? सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। उसके बाद नॉन मॉनेटरी एसेट होना चाहिए। कौन सा एसेट होना चाहिए? इसका मतलब है एसेट की एक और कैटेगरी हमें देखने को मिल गई है, मॉनेटरी एसेट्स और नॉन मॉनेटरी एसेट्स। इसमें फर्क क्या है? मॉनेटरी एसेट्स क्या होते हैं और नॉन मॉनेटरी एसेट्स क्या होते हैं? इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, IFRS 9 में जाएंगे, वहां पे मॉनेटरी एसेट्स की बात भी करेंगे। यहां पे कह रहा है नॉन मॉनेटरी एसेट्स। सिंपल सी इसकी सादा सी एक्सप्लेनेशन अगर मैं अभी बताऊं, मॉनेटरी एसेट्स आर दोज, नॉन मॉनेटरी एसेट्स की डेफिनेशन मुश्किल है। नॉन मॉनेटरी एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट मॉनेटरी, ये मॉनेटरी नहीं होते। तो मॉनेटरी एसेट्स कौन से होते हैं उसको डिफाइन किया हुआ है। सो मॉनेटरी एसेट्स को अगर हम डिफाइन कर लें तो मॉनेटरी एसेट्स वो एसेट्स हैं जिसमें कैश और फिक्स करेंसी यूनिट्स में जिस जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो वो आपके पास मॉनेटरी एसेट्स हैं जो फिक्स करेंसी यूनिट्स में मेजर किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके रिसीबल्स, आपने अपने रिसीबल से पैसे रिसीव करने, कितने पैसे रिसीव करने? लेट से 1 लाख रुपया रिसीव करना है तो पूरा 1 लाख रुपया रिसीव करना है। आपने किसी को लोन दिया था उससे पैसे रिसीव करने हैं तो आपने फिक्स करेंसी यूनिट में बता सकते हो एग्जैक्टली कि कितने आपके पास कैश रिसीव होगा। लेकिन अगर आपने प्लांट एंड मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की तो क्या उससे आपको एग्जैक्टली 1 लाख रुपए का ही बेनिफिट होगा? नहीं, वो नॉन मॉनेटरी एसेट्स है। सो जो भी फिक्स कैश इन हैंड और जहां पे आपको फिक्स करेंसी यूनिट्स के अंदर बेनिफिट रिसीव होना है, जैसे रिसीबल है तो 1 लाख रुपया बोला है, 1 लाख रुपया ही रिसीव होना है। मैंने अगर लोन किसी को दिया है 5 लाख रुपए का तो उसने मुझे 5 लाख रुपए ही वापस करने हैं, ये मेरे पास मॉनेटरी एसेट्स है। आगे चल के अभी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, वहां पे हम डिबेंचर्स की बात करेंगे तो वहां पे इसको फिर इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन चलेगी मॉनेटरी एसेट्स के ऊपर। क्या चीज? नहीं, प्रोविजन तो आपके पास एसेट कैसे है? पहले तो एसेट के ऊपर आएंगे। वो कॉन्ट्रा एसेट है प्रोविजन, वो एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है। ठीक। सो यहां पे जितने भी नॉन मॉनेटरी एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज आल्सो अ नॉन मॉनेटरी एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर व्हीकल, आप जितने का भी खरीदो, क्या आपको एग्जैक्टली फिक्स करेंसी यूनिट्स के अंदर वो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे? नहीं। वहां पे फिर हम एक एस्टिमेटेड यूज करते हैं कि यार तकरीबन इतना बेनिफिट होगा। तो ये नॉन मॉनेटरी एसेट्स होंगे। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर फिर वो बात आ जाती है जो इसकी टिपिकल है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस।
तो जब आप इनटेंजिबल एसेट की बात करते हो तो कहते हैं जी इनटेंजिबल एसेट के लिए किसी भी एसेट में तीन चीजों का होना जरूरी है। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी इन नेचर होना चाहिए और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास इनटेंजिबल एसेट है। एसेट की डेफिनेशन क्या है? प्रेजेंट रिसोर्स। ओनरशिप होना तो जरूरी नहीं है। नहीं, आपने गाड़ी लीज की, बैंक से गाड़ी लीज करवाई, ठीक। अगर आपने गाड़ी बैंक से लीज करवाई है तो गाड़ी किसके नाम पे है? बैंक के नाम पे। ओनर कौन है उसका? और गाड़ी का कंट्रोल किसके पास है? अब गाड़ी एसेट किसका है? मतलब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होगी, आप बैंक के पास गए कि जी आपका एसेट एक्सीडेंट हो गया, तो वो मैं चला, ये चाबी रख ले। एक कंसेप्ट है सब्सटेंस अवर फॉर्म, पढ़ा हुआ है। अकाउंटिंग जब स्टार्ट की जाती है, एसेट की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, तो ये कंसेप्ट आ जाता है सब्सटेंस अवर फॉर्म। अभी हम लीजेस का टॉपिक पढ़ेंगे, आईएफआरएस वहां पे दोबारा से पढ़ाऊंगा। सब्सटेंस अवर फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर तो ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग मैंने खरीदी है और मेरे पास ही है, मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूं, कंट्रोल भी मेरे पास है, ओनरशिप भी मेरे पास है, मसला नहीं है। लेकिन अगर मैंने गाड़ी है, मैंने अपने पैसों से खरीदी है, मेरे नाम पे गाड़ी के कागज है, लॉफुल ओनर भी मैं हूं, कंट्रोल भी मेरे पास है, गाड़ी चला भी मैं रहा हूं, उसको कैसे चलाना है, कैसे फायदा उठाना है, ये डिसाइड भी मैं कर रहा हूं। उसको खुद चलाना है, उसको बेचना है, उसको रेंट आउट करना है, मेरे ऊपर है, मेरे पास उसका कंट्रोल है, तो मेरा एसेट है, क्योंकि कंट्रोल भी मेरे पास है, ओनरशिप भी मेरे पास है। बट व्हाट इफ वो गाड़ी लीज्ड वाली है, मैंने इंस्टॉलमेंट पे ली है और गाड़ी 3 साल 4 साल 5 साल बैंक के नाम पे रहेगी, लेकिन कंट्रोल मेरे पास है कि गाड़ी का क्या करना है, गाड़ी को चलाना है, खुद इस्तेमाल करना है, किसी इन ड्राइव पे चलाना है, क्या करना है, इसके ऊपर कंट्रोल मेरा है। तो अब एसेट किसका है? कानूनी तौर पे देखा जाए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वो बैंक का एसेट है। जब आप टैक्स पढ़ोगे तो टैक्स वाले कहते हैं तुम्हारा एसेट नहीं है, किसका एसेट है? जो लॉफुल ओनर है वो बैंक है। लेकिन अकाउंटिंग कहती है कंट्रोल किसका है? हमने कहा कंट्रोल तो हमारे पास है, अकाउंटिंग कहते हैं तुम्हारा एसेट है। सब्सटेंस अवर फॉर्म, जहां पे लीगल ओनरशिप की बात आएगी और कंट्रोल की बात आएगी, तो आप लीगल ओनरशिप को छोड़ दोगे, किसको लेके चलोगे? कंट्रोल, इकोनॉमिक रियलिटी को, कि कंट्रोल किसके पास है। अकाउंटिंग सब्सटेंस की बात करती है, कंट्रोल की बात करती है, ओनरशिप की बात नहीं करती। तो इसीलिए सब्सटेंस को प्रेफर किया गया ओवर द लीगल रियलिटी। तो इसलिए यहां पे प्रेजेंट रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, तो इसलिए यहां पे वर्ड कंट्रोल्ड का लिखा गया, ओनरशिप का नहीं लिखा गया, ओन्ड बाय द कंपनी नहीं लिखा गया। तो प्रेजेंट रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी as a result of past event from which future economic benefits are expected। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसके अंदर प्रेजेंट रिसोर्स अभी मौजूद है, ये मेरे पास, जिसके ऊपर मेरे पास क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल किस चीज के ऊपर है? ओवर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कि इस एसेट से आप फायदा उठा सकते हो आने वाले कल में। अब किसी भी एसेट से आप फायदा कैसे उठा सकते हो? हम इससे कैसे कैसे फायदा उठा सकते हैं? बाय यूजिंग द एसेट, उसको इस्तेमाल करेंगे, या फिर उससे कैश जनरेट करेंगे। कैश जनरेट करने का मतलब है बेच सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं उसको, ठीक। सो एसेट क्या है? एसेट है आपके पास प्रेजेंट रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। तो जब आप किसी इनटेंजिबल एसेट को कह रहे हो कि ये इनटेंजिबल
एसेट मेरा एसेट है तो उसके अंदर एसेट के फीचर्स भी होने चाहिए। एसेट के फीचर होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर आपका कंट्रोल भी होना चाहिए। अगर मेरा उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है तो वो बेशक सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, वो बेशक नॉन मॉनिटरी है, वो बेशक विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, लेकिन जब मेरा उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है तो क्या मैं उसे अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करूंगा? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिकग्निशन क्राइटेरिया के लिए जरूरी है कि इनटेंजिबल एसेट के साथ साथ उसके अंदर एसेट के फीचर भी होने चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए आपका, कि उससे जो होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट है उसको आप कंट्रोल करते हो, तो आप कह सकते हो कि ये आपका इंटेंजिबल एसेट है। लीगल ओनरशिप पूरी अकाउंटिंग में नहीं देखी जाती, क्योंकि कंसेप्ट हमने याद कर दिया सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। लीगल ओनरशिप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपने किस बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई करना है? कंट्रोल। यस, हाँ आप रिकॉर्ड करोगे, लेकिन अभी आपने कैफ टू टैक्स पढ़ा हुआ है। कैफ टू टैक्स के अंदर तो लॉ है, लॉ कहता है फॉर्म अवर सब्सटेंस, कि लीगल फॉर्म को मानो। कानून क्या कहता है? कानून कहता है तुम्हारा तो एसेट ही नहीं है। जब तुम्हारा एसेट नहीं है तो कानून कहता है कि तुम्हें इसकी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है। जब एसेट नहीं है तो लायबिलिटी किस चीज की और उसके ऊपर इंटरेस्ट किस चीज का? इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं है। तो फिर हम कहते हैं यार देखो हमारा खर्चा तो हो रहा है। उसने कहा खर्चा क्या हो रहा है? हमने कहा जी हम रेंटल्स पे करते हैं। कहते हैं ये तुम रेंटल जो पे कर रहे हो तुम एसेट ने, वो कहते हैं तुमने रेंट पे लिया हुआ एसेट, तुम उसके पैसे दे रहे हो, जो तुम लीज इंस्टॉलमेंट या रेंटल्स पे करते हो उसकी क्लेम कर लेता है डिडक्शन। तो वो टैक्स यही वाला काम कर रहा होता है। अभी जब हम इनकम टैक्स का टॉपिक पढ़ेंगे IAS 12 तो वहां पे हम सेम ये काम करेंगे। वहां पे जब हम IFRS 16 की एडजस्टमेंट करेंगे तो अकाउंटिंग में मैंने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज की हुई है, जबकि टैक्स वाले क्या कहते हैं तुम्हारा एसेट ही नहीं है तो डिप्रिसिएशन किस चीज की? अब अकाउंटिंग और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के दरमियान थोड़ा सा वैल्यूज के अंदर खिलाफ आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट इनकम टैक्स निकाला हुआ है वो वैल्यू डिफरेंट आएगी, जो टैक्स वाले उनके हिसाब से बनती है वो डिफरेंट बनेगी। उसी के ऊपर IAS 12 आया हुआ है कि अब इसका क्या करना है, क्योंकि लॉ वाले कहते हैं हम लीगल फॉर्म को लेकर चलेंगे, अकाउंटिंग वाले कहते हैं हम सब्सटेंस को लेकर चलेंगे। तो उसी के दरमियान अब कुछ एडजस्टमेंट्स होनी है, वो IAS 12 में बताई हुई है। ठीक हो गया? यहां तक समझ आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिकग्निशन क्राइटेरिया की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे कंसेप्ट अभी भी वही है। प्री कंडीशन क्या है कि पहले कंडीशन क्या है? IAS 16 की रिकग्निशन क्राइटेरिया की कंडीशंस क्या थी? दो। कॉस्ट मॉडल पे नहीं, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो, कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट मॉडल डिफरेंट है। प्रोबेबल हो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल एंड कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल। ये बात तो सेम है, ये तो सेम क्राइटेरिया है, लेकिन इसके साथ साथ सच रिसोर्स must meet the conditions of intangible and asset, कि वो इंटेंजिबल भी होना चाहिए और उसके पास एसेट की जो कंडीशन है यानी कि उसके ऊपर आपका जो कंट्रोल है वो भी होना चाहिए। अगर तो आपके पास एक
ऐसा इंटेंजिबल है जिसमें कंट्रोल नहीं है, उसके लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट करोगे, उसको अपने पास एसेट रिकग्नाइज नहीं करोगे। सो इस रिकग्निशन क्राइटेरिया के मीट होने के साथ साथ आपके पास इन दो डेफिनेशंस का मीट होना भी जरूरी है। बहुत से आपके पास ऐसे इंटेंजिबल एसेट होते हैं जो नॉन मॉनेटरी हैं, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हैं, लेकिन सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी इसके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की, तो वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं होते आपके पास। तो यहाँ पे ये आपके पास इसका एक स्कोप है IS 38 का। अच्छा, अभी हम लोग क्या काम करेंगे, इसकी अभी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, लेकिन IS 38 एक स्टैंडर्ड है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। सो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपके ख्याल में इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी फॉल करती हैं जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई बताएगा? सबसे पहले तो मशहूर जमाना किसी पूछो वो एक बात कहता है गुडविल। गुडविल के ऊपर बात करेंगे कि परचेज गुडविल है और इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, दोनों में फर्क क्या है। लेकिन उसके अलावा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, कस्टमर लिस्ट। ये कस्टमर लिस्ट क्या होती है? कस्टमर लिस्ट और कोई? कस्टमर लिस्ट क्या होती है? आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी जगह पे जा रहे होते हो, आपने मिसाल के तौर पे अगर चलो आपको अक्सर मैसेजेस आ रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस के कि फलां कॉलेज में सी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं या फलां में ये हो रहा है, फलां में ये हो रहा है, जबकि आपका उस कॉलेज से कोई लेना देना भी नहीं होता। आप किसी और शहर में बैठे होते हो, ना आपने उससे कभी कोई इंटरेक्शन किया होता। उनको कैसे पता चला कि ये सीए का स्टूडेंट है? उन्हें ये क्यों नहीं कहा कि मेडिकल के दाखिले हो रहे हैं तो आज जो मेडिकल की क्लासेस स्टार्ट होगी है? उनको कैसे पता कि इस नंबर पे सीए वाले बच्चे को ही इंफॉर्मेशन भेजनी है कि क्लासेस स्टार्ट हो गई कैफ की? हम्म, कहाँ से? स्कूल कॉलेजेस को पता है तुम्हारे कि तुम अब सीए कर रहे हो और कैफ में पहुंच गए हो? नहीं, नहीं, सबको नहीं पता होता। वो डाटा किसके पास है? वो डाटा या तो आपके एग्जिस्टिंग कॉलेज के पास है या आईकैप के पास है। नहीं, वो ठीक है, वो फिर उसके ऊपर पैसे ज्यादा लग जाते हैं, खर्चा ज्यादा होता है। आजकल तो ये हिसाब है कि मैं यहाँ पे बैठ के जो बात कर रहा हूँ ना, मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, तो मैं बोलता हूँ हे सिरी, तो एकदम से कहता है यस, हाँ जी बताओ। इसका मतलब क्या है कि कोई बंदा है या बंदी है जो खड़ा होकर सुन रहा है, मेरे साथ खड़ा हुआ है चुप करके, लेकिन मुझे जवाब कब दे रहा है? जब मैं कह रहा हूँ यार ये बताओ फलाना काम करना है, तो कहता है अच्छा ठीक है कर देता हूँ। उसका मतलब है कोई है जो सुन रहा है हर चीज को, हर बात को, लेकिन मुझे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है जब मैं उसको बता रहा हूँ। इसकी मैं वो अक्सर उस दिन मिसाल भी देता रहता हूँ, और ये तो अब अक्सर बहुत कॉमनली होता है। हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं खड़े हुए और मोबाइल खोलते हैं, उसके बाद जब भी कोई वीडियो प्ले करते हैं, खासतौर पे जब यूट्यूब प्ले करते हैं, जो सबसे पहला ऐड आता है, या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए जो सबसे पहला हमारे पास किसी का ऐड आता है, वो उसी चीज का ऐड आ रहा होता है जिसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग हाइक पे गए हुए थे, तो वो रेस्टोरेंट था यहाँ पे, तो वो कहता है सर एक काम करते हैं, स्वेट शर्ट्स लेते हैं और उससे वो आपकी स्वेटिंग ज्यादा होती है, ये होता है वो होता है। तो उसके ऊपर हमने बात की 5-6 मिनट। हम हाइक कर रहे हैं, मोबाइल हमारी जेबों में पड़े, हमने मोबाइल खोला भी नहीं होगा, और हम नीचे उतरे, मैं बैठा हूँ गाड़ी में और घर पहुंचा हूँ। घर पहुंच के फ्रेश होके मैंने जैसे मोबाइल खोला और मैंने रील स्क्रॉल करना शुरू की है, तो उसके बाद मुझे स्वेट शर्ट्स के एड्स आ रहे हैं सामने। तो इसका मतलब है, ऐसे सुना है कि स्वेट शर्ट्स क्या होती हैं, इस बंदे को चाहिए, इसकी डिमांड है, इसका मतलब है उसको ये भी पता था ये उर्दू में बात कर रहे हैं तो क्या करना है। और आजकल तो वो जो चैट जीपीटी है वो तो इतना एक्सट्रीम लेवल हो गया है। वो उस दिन हम बात कर रहे थे तो वो गाड़ी के सामान को चाहिए था, तो उसमें हमने लिखा कि यार फलां सामान चाहिए, एक गाड़ी तैयार करें तो उसका कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए था हमें, और उसको हमने पूरी हिस्ट्री बैकग्राउंड बताई कि मैं मुझे फलां सामान चाहिए, मैं फलां गाड़ी तैयार कर रहा हूँ, ये सामान चाहिए, यहाँ से नहीं मेरा फलाना। तो उसने पूरा बताया कि तुम जिस एरिया में रहते हो, यानी पाकिस्तान की उसने बात की, और तुम उसमें इस्लामाबाद में रहते हो,
तो तुम्हें सुल्तान के खूह से नहीं मिलेगा, उसने प्रॉपर ये लिख के बताया हुआ है कि सुल्तान के खूह से, मिट्टू खान के हाथे से तुम्हें ये चीज़ें नहीं मिलेगी। तुम्हें ये चीज़ें पेशावर से वहां से भी नहीं मिलेंगी, शोबे बाजार से भी नहीं मिलेंगी। चैट जीपीटी बता रहे हैं मुझे। तुम्हें अगर ये चीज़ें चाहिए तो कराची के फलां 3 वेंडर्स हैं जो ये सामान इंपोर्ट करते हैं, तुम जाके उससे ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारा डाटा जो है, ये आपका जो कस्टमर डाटा है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास, डिफरेंट कंपनीज के पास स्टोर होता है। तो क्या ये इलीगल काम हो रहा है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लीगल काम है, होना चाहिए। जैसे मुनाबी में आप आते हो, एडमिशन करवाते हो, तो आपका नेम, फादर नेम, आपका एड्रेस, आपका सीआरएन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ये इंफॉर्मेशन लेनी है। आई कैप आपसे लेता है, आप स्कूल में दाखिला कराते हो, वहां पे जाके जमा कराते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। बट उस ऑपरेशंस के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के इस प्रोसेस का पार्ट की वजह से एक लिस्ट मेंटेन होती जा रही है। अब ये जो लिस्ट मेंटेन होती जा रही है, जिसमें हमें ये पता है कि ये स्टूडेंट कौन है, इसके कितने पेपर पास हो चुके हैं, कितने पेपर पेंडिंग हैं, मजीद ये नेक्स्ट सेशन में कौन से पेपर ले सकता है, ये कस्टमर लिस्ट है। इस कस्टमर लिस्ट का फायदा है, उठाया जा सकता है फायदा, उनको अप्रोच किया जाता है, पोटेंशियल कस्टमर्स को आप कॉल मैसेज वगैरह कर सकते हो कि हमारे फलाना सेशन स्टार्ट है। क्या मनाबी इस कस्टमर लिस्ट को अपने पास इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करेगा? नहीं कर सकता। क्यों? तो इंटरनली जनरेटेड होने से क्या मतलब हुआ? फिर क्यों इंटरनली जनरेटेड होना क्यों बुराई है? तो अगर एक बिल्डिंग मैं खुद से बैठ के बनाता हूं कि यार ये बिल्डिंग मैं अपनी बना रहा हूं, नहीं वो सेशन पढ़ लिया था या लेट से नहीं है, छोड़ के चला गया, अब मेरे पास लिस्ट है एक, नहीं वो आगे भी ले सकता हूं, कुछ पेपर पड़े थे, कुछ अभी भी पेंडिंग है उसके। फिर मसला ये है, इस लिस्ट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो हो सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है? इस लिस्ट को तैयार करने के लिए मैंने क्या कॉस्ट इनकर की है मनाबी ने? क्या हमने यहाँ पे अजमत को अलग से कोई पैसे देते हैं कि यार वो स्टूडेंट आएंगे तो इनकी ये लिस्ट तैयार करना? वो तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस था। वो तो एडमिशन के टाइम पे जो एडमिशन वाला पर्सन बैठा हुआ है वो आपका डाटा एनरोल करता है, तो वो लिस्ट तो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रही है। तो मैंने उसके ऊपर क्या अलग से कोई कॉस्ट इनकर की है? क्या उस लिस्ट को बनाने की कॉस्ट में आइडेंटिफाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता। एग्जैक्टली exactly, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी है, वो भी इसी वजह से कभी भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपने कोई अलग से कॉस्ट इनकर नहीं की, उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नेम होता है ना, मुनाबी का ब्रांड नेम है, लेकिन हमारी बुक्स में मुनाबी का ब्रांड नेम एज एसेट रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमें तो फायदा ही मुनाबी के नाम से हो रहा है, लेकिन इस नाम को बनाने के लिए हमने क्या कॉस्ट इंकर की है, वो रिलायबली मेजरेबल है नहीं है, इसको भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो फिर कौन सी गुडविल है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं? वो परचेज्ड गुडविल होती है। वो बिजनेस कम्बिनेशन के केस में भी जाके हम देखेंगे। तो यही कंसेप्ट था, यही चीज समझानी थी कि आपके पास बहुत से इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही होती है, उनसे फायदा भी उठा रही होती है, लेकिन वो आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं होते। उनको हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स बोलेंगे। वो रिकॉर्ड क्यों नहीं हुए? क्योंकि कोई ना कोई क्राइटेरिया, कोई ना कोई कंडीशन अभी तक पूरी नहीं हुई। यही कस्टमर लिस्ट, यही ब्रांड नेम, यही गुडविल अगर मैं खरीदूंगा तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। अगर कोई आता है और आकर मनाबी को खरीद लेता है, तो अब मनाबी के नाम के भी उसने पैसे दिए हैं, तो अब जो ब्रांड नेम है उसके उसने पैसे दिए हैं, वो अपनी बुक्स में मनाबी ब्रांड नेम रिकॉर्ड करेगा। अगर कोई आता है तो उसने जब मनाबी को खरीदा है तो जो पैसे पे किए हैं उसमें मनाबी की जो कस्टमर लिस्ट है वो भी उसके पास जाएगी। अब उस कस्टमर लिस्ट को वो रिकॉर्ड करेगा क्योंकि उसने उसके पैसे पे किए हैं, वो उसकी कॉस्ट इनकर कर बैठा है जिसको रिलायबली मेजर किया जा सकता है। तो ये अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इंटरनली जनरेटेड में और परचेज में फर्क क्या होता है। क्या चीज? जब सेल करेंगे तब वैल्यू निकालेंगे ना। कैसे? कैसे निकलेगी मुनाबी की फिर वैल्यू?
ठीक है, मैं निकाल ली, तो अब क्या उसको मैं एसेट रिकॉर्ड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैंने उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है, ये तो बता रहा हूं। मैं उसकी वैल्यू निकाल लूंगा कि मनाबी की आज की वैल्यू लेट से 50 करोड़ पे है। अब बताओ, तो मैं मुनाबी या गुडविल के नाम से डेबिट कर दूंगा 50 लाख रुपया। क्रेडिट क्या करूं? अब क्रेडिट क्या करूं? कोई कैश क्रेडिट करूं, क्या करूं? मैं तो इसकी जो कॉस्ट है, पहली तो बात है वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो कॉस्ट इनकरिंग हुई। एसेट मस्ट बी एट इट्स कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू क्या है? वो तो जब आप फेयर वैल्यू की बात करें, वो तो मार्केट वैल्यू है, फेयर वैल्यू है। इसकी कॉस्ट क्या है जो गुडविल की कॉस्ट में रिकॉर्ड करूंगा अपने पास? तो वो नहीं है। ये बात समझ आ गई? सेल के टाइम के ऊपर तो आप बेच रहे हो ना, तो फिर फेयर वैल्यू देखोगे, क्योंकि अब तो हम बेच रहे हैं। जब बेच रहे हैं तो फिर उसकी फेयर वैल्यू देख लेंगे कि यार ये कितने की बिकती है, फेयर वैल्यू क्या है, फिर फेयर वैल्यू के ऊपर बात कर लेंगे। IFRS 13 बताता है कि फेयर वैल्यू कैसे मेजर की जाती है। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई? तो ये जो कंसेप्ट था, ये बेसिकली आपके पास MCQs में बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहा होता है। ये न्यूमेरिकल चीजें तो ऐसे इफेक्ट नहीं करती, ये MCQs के ऊपर बात थोड़ी सी ज्यादा आती है। तो कल हम लोग 5 मिनट लगाऊंगा कल भी थ्योरी के ऊपर ही, पहले कुछ इसी तरह की छोटी छोटी बातें समझाने के बाद। लेकिन कल हम बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस करेंगे, इनिशियल मेजरमेंट, क्योंकि IS 38 में यही एक चीज है जो डिफरेंट है। बाकी उसके बाद कॉस्ट मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल वही है, डी रिकग्निशन भी वही है, डिस्क्लोजर भी वही है। ठीक, ये इंटेंजिबल, सारे ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट तो है, हमने अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया। अगर वो इंटरनली जनरेटेड है और अगर परचेज है तो रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन है तो इंटेंजिबल एसेट। क्लियर? और कोई क्वेश्चन?